नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से इस लाइव सेशन में कनेक्ट हो जाइए और इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए। आज काफ़ी समय बाद हम लाइव जुड़ पा रहे हैं। तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए हैं, उसके बाद हम लाइव जुड़ रहे हैं। और इस दरमियान बीच में थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी, फिर कुछ घर में छोटा सा फैमिली फंक्शन आ गया था। पिछले 2 दिन से ऐप में सभी क्लासें ले रहा हूँ और सभी बैचों में ट्रेड की क्लास चल रही है, इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रिक मैकेनिक की, सुबह से शाम तक। गला जस्ट ठीक हुआ ही था, लेकिन गले पर लोड ज़्यादा पड़ गया 2 दिन में, तो थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। मैथ की वगैरह की जो क्लास ऐप में अभी 2-4 दिन नहीं चली थी, वो निश्चित रूप से कल से आपकी सारी क्लास चल जाएगी भाई। सर के फादर को हार्ट अटैक आया था, अब वो स्वस्थ हैं, अब बढ़िया हैं, तो कल से मैं थोड़े सर की भी आपकी क्लास प्रारंभ हो जाएगी। आप देख लीजिए, आवाज़, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रहा होगा और सभी चीज़ें विधिवत रूप से होते हुए हम लोको पायलट के आज पेपर को हल करने जा रहे हैं। आज हल करना प्रारंभ करेंगे। बस ढंग से सोल्व करना है, ढंग से सवाल को पढ़ना है और ढंग से सवाल को समझना है। एक माखनलाल कुमावत का सवाल आ गया। सवाल क्या है? गुरुजी चरण स्पर्श करूं, आपके आशीर्वाद से मैंने से टेक्निकल हेल्पर में फाइनल सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेसन। साथ में गुरुजी DRDO एग्जाम पास हो गए, आपको और कांग्रेचुलेसन। आप हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं और हम आपको लंबे समय से जानते हैं। पिछले 2-3 साल से आप दबा की तैयारी कर रहे हैं और इसका अंततः आपको फल मिल रहा है। तो आज हम कर रहे हैं LP की, जो 22 जनवरी को शिफ्ट फर्स्ट 2019 में पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पेपर ट्रेड का अच्छा आता है, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ना है। यदि ट्रेड में लाना 35% होता है, क्वालिफाई नेचर होता है। यदि आप ढंग से नहीं पढ़ के जाते हैं, 35% नहीं लाते हैं, तो फिर आपके पार्ट ए में कितने भी नंबर आए कोई मायना नहीं रखता। इसलिए आप बढ़िया ध्यान से पढ़ना और बड़ी आराम से पेपर को, सवालों को समझना। ठीक है जी? तो चलो आज का सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। 22 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट का LP एंड टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ये पेपर है जो हम हल करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। सभी विद्यार्थी हर आंसर का कमेंट करेगा, इसके लिए मुझे अब कहना की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं वो ज़रूर लाइक और शेयर का काम कर लेना। ठीक है? ओके। इलेक्ट्रीशियन का बुक कब लॉन्च करोगे? इलेक्ट्रीशियन का बुक बेटा ऑलरेडी लॉन्च है, 2020-21 में सब किताबें लॉन्च हो चुकी है, आपको अलग से कुछ भी नहीं देखना है। हम आते हैं सवाल पर। एक कोयल 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ी है। अब आपको ये क्या बताया जा रहा है? आपको ये बताया जा रहा है आपूर्ति कितना है भाई? आपूर्ति कितना है? तो आप कहेंगे 100 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज है। यदि सर्किट का प्रतिबाधा 10 ओम है, जेड का मान कितना दे दिया भाई इन्होंने? 10 ओम दे दिया। पूछा है तो सर्किट में बहने वाला करंट का प्रवाह बताइए। तो सर्किट से बहने वाला प्रवाह, यानी प्रवाह मतलब धारा का मान बताना है, एम्पियर में ना सारे ऑप्शन। आई बराबर क्या होता है भाई? V/Z। आई बराबर क्या होता है? V/Z। V का मान कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे सर V का मान दे रखा है 100। Z का मान कितना दे रखा है? तो Z का मान दे रखा है 10। 100 में 10 का भाग दिया तो 0 से 0 कैंसिल, और हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ गया भाई? तो आप कहेंगे करेक्ट आंसर आ गया 10 एम्पियर। करेक्ट आंसर कितना आ गया? तो आपका करेक्ट आंसर आ गया 10 एम्पियर, यानी कि 10 एम्पियर। क्लियर? अगला सवाल आपके सामने आता है 2 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखो।
निम्न में से किस ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है? ट्रांसफॉर्मर में पावर ट्रांसफॉर्मर है, वितरण ट्रांसफॉर्मर है, ये तो 500 केवीए तक के हैं, ये उच्च क्षमता के होते हैं, उच्च क्षमता के। पावर ट्रांसफॉर्मर होते हैं जो स्टेप अप होते हैं, और वितरण होते हैं वो स्टेप डाउन है। बात ये नहीं है, बात है कि इस ट्रांसफार्मर द्वितीयक सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है, खुला नहीं रखा जाता है। तो हमारे पास मापन के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हुए हैं। ट्रांसफार्मर में मापन के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। दो कौन सा है? एक है सीटी और दूसरा है पीटी। एक सीटी है और दूसरा पीटी है। सीटी हमारे पास क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप। पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है जो स्टेप डाउन होता है, स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब क्या होता है कि इसमें प्राथमिक कुंडली में तो हमारे पास वोल्टेज कम होता है, सेकेंडरी में वोल्टेज क्या होता है? ज़्यादा। सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ता है तो धारा क्या हो जाती है? घट जाती है। और करंट घटती है तो फिर इसको किससे माप लेते हैं? अमीटर की सहायता से माप लेते हैं। इसके लिए वाइंडिंग को खुला नहीं रख सकते हैं। वाइंडिंग यदि खुला रखेंगे तो अमीटर से माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते हैं। तो इसलिए मापन करने के लिए आपको सदैव इस वाइंडिंग को सीटी के अंदर क्या रखना पड़ेगा? सेकेंडरी को हमेशा बंद रखना पड़ेगा। और धारा ट्रांसफार्मर है, कौन सा कहलाता है भाई? करंट ट्रांसफार्मर, यानी कि धारा ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो गया? तो आप कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पूछे यहाँ पर, अच्छा, एमीटर की रेंज कितनी होती है? 5 एम्पियर तक। ठीक है, वो तो कह दिया। इसमें 1 से 5 टर्न होते हैं, या तो आप 1 से 2 या 1 से 5 टर्न रखो, उससे ज़्यादा टर्न नहीं रखा जाता है। सेकेंडरी में टर्न को ज़्यादा रखा जाता है, ये इसकी खास बात है। अगला आपके पास तीसरा सवाल है, दीपक दक्षता क्या है? अब देखो सवाल ये है कि आपको लैंप की दक्षता पूछा है। लैंप को इन्होंने क्या कहा है? दीपक कहा है, लैंप। अच्छा, अब आप जब दक्षता के बारे में बात करोगे, लैंप की दक्षता या दीपक दक्षता के दो, लैंप दक्षता हमेशा क्या होती है? आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट होती है। एफिशिएंसी का हमेशा खास बात क्या है? एफिशिएंसी होती है सदैव आउटपुट बटा क्या होता है भाई? तो आप कहते हैं एफिशिएंसी आउटपुट बटा इनपुट होता है। अच्छा, मेरे घर पे जो कोई लैंप है, आपके घर पे लैंप है, तो उसको इनपुट क्या दे रहे हो? इनपुट दे रहे हो विद्युत शक्ति। इनपुट क्या दे रहे हो? नीचे है ना इनपुट, इनपुट नीचे है तो इनपुट क्या दे रहे हो? विद्युत शक्ति। और विद्युत शक्ति किस में होती है? वाट में। तो लैंप को इनपुट आप क्या दे रहे हो? विद्युत शक्ति दे रहे हो। और लैंप से आप प्राप्त क्या कर रहे हो? प्रदीप्ति प्राप्त कर रहे हैं। लैंप से प्राप्त क्या कर रहे हैं? प्रदीप्ति। यह प्रदीप्ति फ्लक्स, यह एक मिनट, या आप इसे कह दो लैंप से हम प्रकाश से फ्लक्स प्राप्त कर रहे हैं या लुमिनेंस फ्लक्स प्राप्त कर रहे हैं। प्रकाश पुंज या प्रकाश फ्लक्स? प्रकाश पुंज। ये हमारे पास किस में होती है भाई? ल्यूमेन में होती है। अब बताओ कि इनपुट हमारे पास क्या है? तो वाट है, इनपुट तो नीचे आता है। आउटपुट क्या है? ल्यूमेन है। तो ल्यूमेन प्रति वाट आपका आंसर होगा। कौन सा? ल्यूमेन प्रति वाट। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन है, तो ये करेक्ट है। यदि आपको कहें सर लक्स क्या होगा, तो हम कहेंगे लक्स इकाई तो होती है, लेकिन होती किसकी है? प्रदीप्ति की होती है। फुट कैंडल किसकी होती है? प्रदीप्ति तीव्रता की। प्रदीप्ति तीव्रता की क्या होती है भाई? फुट कैंडल होती है। ल्यूमेन किसकी होती है? लुमेन्स होती है प्रदीप्ति फ्लक्स या प्रकाश पुंज की। प्रकाश पुंज या ज्योति फ्लक्स, एक ही बात है, जो भी कह दो। ज्योति फ्लक्स, इसकी हमारे पास क्या होती है? ल्यूमेन होती है। क्लियर? पूरा पोस्टमार्टम हो गया। सर तबीयत सही नहीं हुई क्या? देख लो सर, डेली क्लास लो सर, एक दिन आते हो बस दिखाने के लिए कि पढ़ा रहे हो। हम पढ़ा रहे हैं, हम भी। एक इसको आउट करो, गेट आउट। जिस व्यक्ति के अंदर तमीज़ नहीं है, उसका क्लास में रहने की कोई लेना देना नहीं है।
गुरुजी इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे थे आप? अब मॉर्निंग वाली क्लास नहीं चलेगी क्या? इतने दिन से नहीं आ रहे थे आप? वीडियो को शुरुआत से देखिएगा, आपको कारण मिल जाएगा बेटा। आप लेट आए हैं और इसके बारे में हमने आराम से बात कर ली है, ठीक है। अभी भी मेरे गले में दिक्कत है, आवाज़ में फर्क आ रहा है। और पिछले कल और आज मैंने 2 दिन ही एप पर क्लासें लेनी शुरू की थी, तो धीरे धीरे ट्रैक पे आएंगे और क्लासें तो लेंगे ही, जब इतनी साल ही ली है तो लेंगे ही। चलो भाई, ओके। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है? अब ये 3 जगह हैं, इनमें कम वोल्टेज लैंपों का उपयोग कहाँ करते हैं? बड़े आकार के प्रकाश व्यवस्था में, यहाँ तो उच्च वोल्टेज होगा। बड़े आकार के प्रकाश वोल्टेज क्या होगा? उच्च। स्वचालित वाहन, औद्योगिक में, उद्योग में भी ज्यादा ही चाहिए होता है। स्टेडियम में इनमें से जो है सबसे अधिक यदि किसी में चाहिए तो स्टेडियम के अंदर चाहिए, और सबसे कम यदि चाहिए तो हमें किस में चाहिए? तो कम वोल्टेज वाले लैंप चाहिए हमारे पास, स्वचालित वाहन। स्वचालित वाहन जैसे मान लो आपके पास ऑटो स्टार्ट होने वाला वाहन, बाइक है या मोटर है, कोई भी स्वचालित है, उसमें हमें ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। हमें रोड पे देखना होता है बाइक चलाते समय, इसलिए यहाँ इतना प्रकाश आवश्यकता नहीं होती है। जबकि स्टेडियम में बहुत ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, उद्योगों में बहुत ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता है। ऐसा पॉसिबल है क्या आप बाइक वाली रोशनी से उद्योग चला सकते हो? नहीं ना, क्योंकि बाइक वाली रोशनी बहुत कम है। क्लियर? तो सबसे कम कहाँ होगी? तो आप कहेंगे स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल नेक्स्ट, 5 नंबर। एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की क्षेत्र वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है? क्षेत्र वाइंडिंग यानी कि फील्ड वाइंडिंग। सेपरेटली एक्साइटेड फील्ड वाइंडिंग, इसका मतलब है सेपरेटली एक्साइटेड यानी बैटरी के द्वारा उत्तेजना। बैटरी द्वारा उत्तेजना, यदि किसी जनरेटर के अंदर बैटरी द्वारा उत्तेजना प्रदान की जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं? सेपरेटली एक्साइटेड कहते हैं। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड किसे कहते हैं? जो बैटरी के द्वारा उत्तेजना प्रदान की जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? सेपरेटली एक्साइटेड कहते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की क्षेत्र वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है? बैटरी द्वारा उत्तेजना किससे जुड़ी होती है? स्रोत के साथ सीरीज में होगी, बंद सर्किट में, खुले सर्किट में, कि स्रोत के साथ शंट में जुड़ी होगी? देखो हमारे पास सेपरेटली एक्साइटेड क्यों होता है कि ये हमारे पास आपने अलग से बैटरी लगाई है और इस बैटरी से धारा का प्रवाह जाएगा, तो ये फील्ड वाइंडिंग है, ये एक्साइटेड होगी। ये एक्साइटेड होने से हमारे पास जो जनरेटर है वो उत्तेजित होगा, है कि नहीं है? तो अब बात है कि हमारे पास वाइंडिंग कैसे जुड़ी हुई है, तो वाइंडिंग बताइए कैसे जुड़ी हुई है? ये है फील्ड वाइंडिंग, ऐसे जुड़ी हुई है जैसे मैंने दिखाया, फील्ड वाइंडिंग। और स्रोत कौन सा है? ये रहा, तो स्रोत के साथ जुड़ी हुई है श्रेणी में। ये देखो श्रेणी में है कि नहीं है? स्रोत के साथ कौन से क्रम में जुड़ी हुई है? श्रेणी में। तो स्रोत के साथ सीरीज में जुड़ी होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। सर मैं फर्स्ट बार एलपी की तैयारी कर रहा हूँ, कैसे करूँ? मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। मीनावती, बहुत जने बच्चे फर्स्ट बार कर रहे हैं और 4-5 साल के बाद वैकेंसी आई, तो अत्यधिक लड़के फर्स्ट बार ही हैं, इतना घबराओ मत। और कैसे करना है इसके लिए आप सेमिनार नाम लिख के यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मेरा वीडियो आ जाएगा, और उसमें सारी डिटेल आराम से अच्छे से बताई हुई है, आप उन्हें ज़रूर देखें, आपको पता चल जाएगा। उसमें 1.5-2 घंटे का सेमिनार, उसमें हर चीज़ के बारे में बात हुई है। सवाल नंबर 6 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है? देखो कि प्राथमिक वितरण होता है, द्वितीयक वितरण होता है, प्राथमिक पारेषण होता है, द्वितीयक पारेषण होता है, ये सभी होता है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात आती है उत्पादन की। उत्पादन सामान्यतः कितना केवी पर होता है? तो सामान्यतः 11 केवी पर होता है। 11 केवी से एक लाइन निकलती है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं फीडर लाइन।
कौन सी लाइन निकलती है? तो हम कहते हैं इसे फीडर लाइन निकली। फीडर लाइन जब निकलती है तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर आता है जिसे हम कहते हैं स्टेप अप। स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये 11 केवी है ना, इसको सीधा 220 केवी में बदल देता है। ठीक है, फिर यहाँ से लाइन जाती है, जो यहाँ से लाइन जाती है ना, इसको कहते हैं प्राथमिक ट्रांसमिशन। प्राथमिक ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का काम यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ जाती है? ग्रिड स्टेशन पर जाती है। कौन सी स्टेशन पर जाएगी भाई? ग्रिड, जीएस, जीएसएस नहीं, ग्रिड स्टेशन जीएस पे जाएगी। ये क्या करेगा, यहाँ से अब 220 केवी को आपने जैसे मान लो 33 केवी में बदल दिया। अब यहाँ से हमारे पास ये एक लाइन कहाँ जाएगी? तो आप कहेंगे यहाँ से लाइन जाएगी हमारे पास सब स्टेशन में। किस में जा रही है? सब स्टेशन में। तो ये हमारे पास द्वितीयक ट्रांसमिशन है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना कि जब हमारे पास सब स्टेशन में आ गई, वितरण का काम यहाँ से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होता है? सब स्टेशन से। सब स्टेशन क्या करेगा? 33 केवी को सबसे पहले बदलेगा 11 केवी में, बदल दिया। और अब ये जाएगा आपके पास आगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, ये होता है प्राथमिक वितरण। ये कौन सा वितरण है? प्राथमिक वितरण। और यहाँ पर 11 केवी है ना, इसको 440 वोल्ट में बदल दिया। अब 440 वोल्ट से जो जा रही है ना, वो कहलाता है द्वितीयक वितरण। द्वितीयक वितरण हो गया। द्वितीयक वितरण होने के बाद में यहाँ से हमारे पास उपभोक्ता लाइन या सर्विस लाइन आती है। ठीक है, तो आपका आंसर तो वैसे पहली लाइन में क्लियर हो गया था, 11 केवी। इसके अलावा तो ऑप्शन कोई सा भी करेक्ट है नहीं। ठीक है, इसलिए आप इसको देख लो। दूर की नज़र कमजोर होगी, टेक्नीशियन बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन कितनी कमजोर हुई है डॉक्टर से चेक करा लेना पहले, पॉइंट वो जरूरी होता है। ठीक है भाई, अगला सवाल नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि जनरेटर के इंस्टॉलेशन के दौरान यह सावधानी पूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल तथा सभी नियंत्रक वायरिंग सही हो, ताकि इसका क्रम प्रणाली से मेल खाए। जनरेटर में एक ऐसी जनरेटर को मान लेता हूं तो एक अल्टरनेटर नाम की चीज होती है, आपने सुन रखी है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में क्या होता है? अल्टरनेटर में एक मशीन होती है पहले, जिसे हम कहते हैं रनिंग मशीन। और यहां से आपके जो लाइनें जाती है, और उस जो लाइनें जा रही है, ये रनिंग मशीन है। इस रनिंग मशीन में कौन जुड़ती है? इनकमिंग मशीन। इनकमिंग मशीन जुड़ती है। अब इसको, इस विधि को कहते हैं सिंक्रोनाइज विधि, जिसमें हमें देखना पड़ता है कि वोल्टेज सही है कि नहीं है, फेज सही है कि नहीं है, आवृत्ति बराबर है कि नहीं, तीनों चेक करना पड़ता है। तो हमें पावर का सीक्वेंस नहीं होता है, एम्पलीट्यूड का सीक्वेंस नहीं होता है, सीक्वेंस जो होता है वो फेज का ही होता है। अच्छा, फेज का सीक्वेंस कैसे होता है? नियंत्रक वायरिंग सही करना तो सीक्वेंस किसका आएगा? फेज का। वोल्टेज तो सब बराबर होना चाहिए, आवृत्ति बराबर होना चाहिए। फेज का सीक्वेंस के लिए फेज सीक्वेंस मीटर होता है। यदि ये चकती क्लॉकवाइज घूमती है तो आर वाई बी है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो आर बी वाई होता है। और इसके लिए हम सिंक्रोनोस्कोप विधि भी काम में लेते हैं। कौन सी विधि काम में लेते हो भाई? सिंक्रोनोस्कोप विधि। सिंक्रोनोस्कोप विधि काम में लेते हैं। ठीक है, चलो अब मन लग जाएगा भाई, आ गया हूं मैं। जल्दी ही मॉर्निंग की क्लास से भी प्रारंभ कर दूंगा, चिंता नहीं करें, तनाव नहीं लें। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है 8 नंबर क्वेश्चन। एक 3 इनपुट नोर गेट कब उच्च आउटपुट देता है?
देखो एक गेट होता है और गेट। यदि 3 इनपुट का और गेट लगाऊंगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी। समझ ले मेरी बात को। और यदि मैं नॉर गेट लगाऊंगा 3 इनपुट का, ए बी सी, आगे निशान किसका, आगे बबल का। बबल का आते हैं ए प्लस बी प्लस सी का क्या आएगा, बार। बार का मतलब होता है उल्टा करना। 3 में हमें आउटपुट क्या चाहिए, उच्च। इसका मतलब इसका आउटपुट हमें क्या चाहिए, उच्च चाहिए। का मतलब क्या हो गया, 1। यदि बार का 1 है तो बिना बार क्या आएगा, 0। अब बताओ कि तीनों को जोड़ने पर 0 आए, कब हो सकता है, जब ए का मान भी 0 हो, बी का मान भी 0, सी का मान भी 0। तीनों को जोड़ा तो 0 आया, 0 का बाहर किया तो क्या आया, 1 आया। क्योंकि पूछा इन्होंने कौन से गेट का है, नोर गेट का। नोर गेट का आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। तो ये नोर गेट का 1 आएगा, इसका मतलब और गेट का 0 आएगा। और गेट का 0 आने का मतलब तीनों को जोड़ना पड़ेगा, वो 0 0 होना चाहिए। तो सभी इनपुट क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 12वीं पीसीएम वाले टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं भाई। सिग्नल एंड टेलीकॉम की वैकेंसी होती है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स चेंज शायद तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ अलग ऑप्शन निकालेंगे भाई इसके लिए। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखो। टाँकने की क्रिया में परवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। कौन सी क्रिया पूछी है भाई, टाँकने की क्रिया में परवा में मुख्य उद्देश्य क्या है। टाँकने की क्रिया में, टाँकना का मतलब होता है सोल्डरिंग। टाँकना का मतलब क्या होता है, सोल्डरिंग। और परवा का मतलब हो गया फ्लक्स। तो सोल्डरिंग की क्रिया में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, गलनांक बिंदु को कम करना, नहीं, ये सोल्डर का है। धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त करना, बिल्कुल सही बात है। धातु की सतह को साफ करना और ऑक्साइड मुक्त करना। ऑक्साइड को मुक्त करने को नी ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्साइड को मुक्त करने को हम क्या कहते हैं, नी ऑक्सीकरण क्रिया। नी ऑक्सीकरण क्रिया किसे कहते हैं, ऑक्साइड को मुक्त करना। तापमान को कम करना या उचित बनावट को सुनिश्चित करना। तापमान को कम करने के लिए काम नहीं लिया जाता, गलनांक बिंदु तापमान तो वही है। उचित बनावट को सुनिश्चित करने के लिए तो बिट के लिए काम लिया जाता है। उचित बनावट सुनिश्चित करना है, ये तो है यूज ऑफ बिट या सिलेक्शन ऑफ बिट। यूज नहीं तो सिलेक्शन कह दो, बिट का चयन। ये तो बिट का चयन की बात है भाई। बिट का चयन कैसे करना चाहिए, उचित बनावट को सुनिश्चित करते हुए बिट का चयन करना चाहिए। सर पिछली बार एलपी वैकेंसी में ट्रेड पेपर आपके घर पर से पास कर गए, बट पार्ट ए में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे। अब की बार पार्ट ए मतलब ए में ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि पिछली बार अचानक से पहली बार पेपर हुआ तो आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन ज़्यादा आ गई थी और जितना आपने उम्मीद नहीं की थी उससे ज़्यादा आ गई थी, इसलिए थोड़ी दिक्कत आई होगी, है ना। अगला भाई नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखो। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, कौन सी लाइन है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन यानी लघु पारेषण लाइन पर फेज संबंधी त्रुटि यानी फेज का फॉल्ट होना, किसके लिए, किस प्रकार के रिले को प्राथमिकता दी जाती है। यदि फेज फॉल्ट होता है तो इसमें हमारे पास रिएक्टेंस रिले होता है, प्रतिघात प्रकार का। प्रतिघात प्रकार को आप कहते हैं रिएक्टेंस रिले। क्या कहलाता है भाई, रिले, रिएक्टेंस रिले। इस प्रकार के रिले को आप क्या कहते हो, तो आप कहेंगे हम इस प्रकार के रिले को रिलेक्टेंस रिले कहते हैं, रिएक्टेंस रिले कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रिक स्टोव आवश्यक आवृत्ति पूछिए।
भारत में जो आवृत्ति चलती है 50 हर्ट्ज ही होती है, तो सभी के लिए 50 हर्ट्ज चलेगी। प्लस माइनस कितना परसेंट होगा? 3% होगा। और घरेलू उपकरण जितने भी हैं वो इसी पर काम करना है, क्योंकि भारत के अंदर सप्लाई भी यही है। भारत के अंदर सप्लाई, भारत में सप्लाई आवृत्ति भी यही है। ये केवल सवाल मजे लेने के लिए पूछा, बाकी सवाल को पूछने का कोई औचित्य है ही नहीं। 50 हर्ट्ज पे काम करेगी, प्लस माइनस 3% होगा। और भारत में ये सप्लाई आवृत्ति भी यही है, इसलिए इसको लेके कोई तनाव नहीं ले। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल आता है नेक्स्ट, 12 नंबर क्वेश्चन। एनपीएन ट्रांजिस्टर के सामान्य परिचालन के लिए क्या होता है? एनपीएन हो या पीएनपी हो, पहले तो यदि मान लो पूछे कि एनपीएन का सिंबल क्या, एनपीएन मतलब एन का मतलब है निकलना, तो तीर का निशान बाहर निकलेगा, ये एनपीएन है। और एक होता है पीएनपी, पीएनपी का मतलब हो गया, एक मिनट, हाँ, एक होता है पीएनपी, पीएनपी का मतलब होता है प्रवेश, प्रवेश यानी ये पीएनपी। लेकिन सवाल ये पूछा कि सामान्य परिचालन के लिए क्या चाहिए होता है? सामान्य परिचालन के लिए जो मोड काम में लिया जाता है वो एक्टिव मोड होता है। सामान्य परिचालन के लिए मोड कौन सा काम लिया जाता है? एक्टिव मोड। एक्टिव मोड को हिंदी में क्या कहते हैं? सक्रिय मोड कहते हैं, सक्रिय मोड कहते हैं। अब देखो कि एक्टिव मोड में हमारे पास कंडीशन क्या होती है? हम जानते हैं कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें दो जंक्शन होते हैं। हम क्या जानते हैं कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें जंक्शन कितने होते हैं भाई? तो आप कहेंगे हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें जंक्शन होते हैं दो, एक ये जंक्शन और एक ये जंक्शन। जंक्शन हमारे पास कितने हैं? दो जंक्शन है। और ये हमारे पास होता है एमीटर, ये होता है बेस, और ये होता है कलेक्टर। इस जंक्शन को आप कहते हैं एमीटर बेस जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन। और इस जंक्शन को आप क्या कहते हैं? कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। और ध्यान यही रखना है एक्टिव मोड में, एक्टिव मोड होता है तो ये होता है रिवर्स बाइस, कलेक्टर बेस। और एमिटर बेस होता है वो कौन सा बाइस होता है भाई? फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस मतलब अग्रगामी, अग्र अभिनति। रिवर्स बाइस का मतलब है पश्च अभिनति। क्लियर? अब देखो ध्यान से, तो आप कहेंगे अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस, दोनों फॉरवर्ड नहीं है, दोनों रिवर्स नहीं है, एक रिवर्स, पहला रिवर्स दूसरा फॉरवर्ड नहीं। अमीटर बेस से फॉरवर्ड है, कलेक्टर बेस से रिवर्स है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन करेक्ट है। पूछे दोनों फॉरवर्ड आए तो कौन सा मोड आएगा? तो मैं ये बता सकता हूँ आपको, ये सेचुरेशन मोड होगा। कौन सा मोड आएगा भाई? सेचुरेशन मोड आएगा। और यदि मान लो ये बाई जंक्शन आएगा तो कौन सा मोड होगा? तो हम कहेंगे ये जंक्शन आएगा तो हमारे पास होगा कट ऑफ मोड, कट ऑफ मोड आएगा। तो एक सेचुरेशन मोड हो गया और दूसरा कौन सा मोड हो गया भाई? कट ऑफ मोड हो गया। क्लियर? सर जी एलपी की भर्ती कब तक आने की संभावना प्लीज? बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। टेनी हेल्पर में 5 नंबर से रह गए थे, डीआरडीओ में 8 से रह गए, क्या करूँ? घर वालों क्या मुंह दिखाऊँ? पढ़ो बेटा, ये जून जुलाई में वैकेंसी आएगी, लेकिन अपनी तैयारी को पूरा मजबूत रखो। मैंने पहले भी कहा था जून जुलाई में वैकेंसी आएगी, जनवरी में भी पूछा था तभी मैंने जून जुलाई ही बताया था। आप पिछला सेमिनार देख लो, उसके अंदर बताया हुआ भी है। ठीक है ना? चलो होली का ऑफर वो जब होगा मैं बता दूंगा आपको। हाफ वेव शुद्ध करने वाले की दक्षता क्या? हाफ वेव शुद्ध करने वाला मतलब है हाफ वेव रेक्टिफायर है। हमारे पास रेक्टिफायर क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर होता है रेक्टिफाई करने वाला, यानी शुद्ध करने वाला। इसको वैसे इसका नाम होता है दिष्टकारी। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर।
फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसका आउटपुट ऐसा होता है, टें, 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 ये फुल वेव रेक्टिफायर है। और हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका आउटपुट ऐसा होता है, ठीक है। जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो 81.2% होता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है भाई, 40.6% होता है। तो हमारे पास हाफ वेव को शुद्ध करने वाला कितना आ जाएगा भाई, हाफ वेव का 40.6%। पूछे हाफ वेव के अंदर डायोड कितने लगेंगे, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि इसमें डायोड कितने लगेंगे, तो आप कहेंगे एक डायोड लगेगा। यदि इसमें पूछे कि इसका रिपल फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो ये भी बता दो भाई, रिपल आवृत्ति क्या होगी, तो रिपल आवृत्ति इनपुट के बराबर होगी एफ। रिपल फैक्टर का मान कितना होगा, तो ये होगा 1.21। इसका फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, तो 1.57। अब गणित थे, सारी डिटेल आ गई ना हाफ वेव की, आधी तो खुद वेव है, डिटेल दे दी पूरी, गणित नहीं ना। एलपी का बुक कब आएगा, होली से जस्ट पहले आ जाएगी, शायद तक 4 दिन लगेगा लास्ट, या फिर होली के दिन भी लॉन्च हो सकती है, ठीक है। चलो, दी गई आकृति में दर्शाई गई माप यंत्र द्वारा प्रदर्शित त्रुटि के प्रकार की पहचान कीजिए। दी गई आकृति में दर्शाई गई माप यंत्र द्वारा प्रदर्शित त्रुटि के प्रकार की पहचान कीजिए। पहचान करो भाई, सैथिल्य त्रुटि, रेखीय त्रुटि, स्पेन त्रुटि है, शून्य त्रुटि। अब ये इस प्रकार है, जब हमारे पास एक वैल्यू ये 0 है तब ये 0 नहीं है, तो ये रेखीय त्रुटि है नहीं, कोई भाग त्रुटि नहीं है, शून्य त्रुटि नहीं है। यदि मान लो कोई वेव आपके पास इस प्रकार से जा रही है और इस प्रकार से वापस आ रही है, तो ये हिस्टैरिसीस हानि का संकेत है। किसका हानि है, हिस्टैरिसीस हानि का संकेत है। यदि ये सीधी सीधी जाती तो हिस्टैरिसीस हानि में त्रुटि कम होती, ज्यादा है तो हिस्टैरिसीस हानि में त्रुटि क्या है, ज्यादा है। ठीक है जी, आराम से देखते जाओ भाई सब चीजों को। क्लीट वायरिंग में खांचे किसके बनाए जाते हैं, क्लीट वायरिंग, क्लीट वायरिंग में क्लीट लगते हैं, ये अस्थायी वायरिंग होती है। जैसे मान लो आपको 2 महीने के लिए कहीं ऑफिस करना है, तो आप स्थायी वायरिंग थोड़ी ना करेंगे, तो अस्थायी वायरिंग है। मेलों में कौन सी लगेगी, अस्थायी वायरिंग। मेलों में, और थोड़े समय के लिए कार्यालय में भी कौन सी वायरिंग लगती है, अस्थायी वायरिंग लगती है। अस्थायी वायरिंग में जो क्लिट काम में लिए जाते हैं, वो क्लिट हैं, वो कौन से होते हैं, जैसे मान लो ऐसा तार लगाते हो ना, तार ऐसे लगाते हो, ये लगा दिया क्लिट, ये क्लिट लगा दिया, ये क्लिट लगा दिया, ये क्लिट लगा दिया, ताकि तार एक जगह फिक्स रहे। तो क्लिट सबसे पहले हम काम में लेने लगे थे चीनी मिट्टी के, चीनी मिट्टी का कह दो, यहाँ पोर्सलिन कह दो। उसमें क्या, 2 अलग अलग नलिका होती थी, उसका काम लेते थे। चीनी मिट्टी के अलावा अब जो सबसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है पीवीसी का, लेकिन पीवीसी ऑप्शन में है नहीं, इस्पात ले नहीं रहे, तांबा ले नहीं रहे, कांच नहीं लेते हैं, चीनी मिट्टी का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि 2 क्लीटों के बीच की दूरी आप बताइए भाई, कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस है। सर प्ले लिस्ट बना दीजिए। बिल्कुल जी, हमारी टीम ने सुन लिया है, वो निश्चित रूप से प्ले लिस्ट बना देंगे। बना दोगे, ठीक है। 500 केवीए तक के आउटपुट वाले ट्रांसफॉर्मर को क्या कहा जाता है, वितरण। 2000 केवीए से अधिक स्टेप अप या पावर, 500 केवी वाले कौन से कहलाते हैं, वितरण। डीमर, स्टार्टर, वारेस्टर कुछ नहीं है। 60 सेंटीमीटर उत्तर करेक्ट है। 30 की जगह 30 हॉरिजेंटल रखते हैं, वर्टिकल में 60 रखते हैं। 30 और 60।
डेली आएगी, मतलब डेली आएगी। थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि गला भी ठीक हो जाए, आपकी भी क्लास कंटिन्यू कर दूँ, दोनों काम कर ही लूँ। बट धीरे धीरे ये हो पाएगा। अब क्लास से मैं आगे तो प्रारंभ हो गई है, और नहीं तो लंबे टाइम क्लास नहीं हुई थी, तो अब आ गए हैं तो हो जाएगी। नीचे दी गई मोटरों में से किसका गति नियंत्रण कमजोर है भाई? अब ये आपको मोटरों के नाम दिए गए, डिफरेंशियल, कंपाउंड, शंट, संचयी और श्रेणी मोटर। इसमें पूछा है कि गति नियंत्रण सबसे कमजोर किसका है? गति नियंत्रण जो सबसे कमजोर है, जैसे ही लोड बढ़ेगा गति क्या हो जाती है? घट जाती है। यह है श्रेणी का। यह है शंट का। तो बताओ, ये तो दोनों ये श्रेणी श्रेणी से मिलके बनी ना, उनका तो कुछ होना नहीं है, शंट और श्रेणी का बताना है। तो आपके इसका गति नियंत्रण सबसे कमजोर है, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है श्रेणी मोटर का। श्रेणी मोटर का गति नियंत्रण हमारे पास क्या होता है भाई? काफी कमजोर होता है। विकास अरे नहीं, कोई बात नहीं। प्रेरण यानी कि इंडक्शन मोटर की गति में वृद्धि होने पर थोड़ी कमी हो जाती। इंडक्शन मोटर में किस गति की गति किस में वृद्धि होने पर थोड़ा कम हो जाएगा? कोई भी इंडक्शन मोटर हो, तो आप जानते हैं कि इंडक्शन मोटर में हम एक नाम लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल इंडक्शन मोटर था भाई, ठीक है। तो गति लोड के समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है? तो आप कहेंगे लोड के व्युत्क्रमानुपाती। आप कोई सी भी ले लें, आप ये ले लें कैपेसिटर मोटर, ये भी हमारे पास इंडक्शन मोटर ही है, इसमें भी यही कंडीशन है। यानी कोई भी इंडक्शन मोटर लो, गति लोड के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा गति क्या होगी? घटेगी। गति किस में वृद्धि होने पर थोड़ी कम हो जाती है? भार में वृद्धि होने पर गति थोड़ी कम हो जाती है। लोड में वृद्धि होगी तो गति थोड़ी कम हो जाती है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड कब से चलेगी? कहाँ चलनी? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है पहली बात। तो ऐप के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं लोको पायलट के, जितने भी, मतलब शुरू से लेकर अभी 1 फरवरी तक वाले, सब के अंदर ट्रेड की क्लासें प्रारंभ हो चुकी है, ट्रेड की क्लासें चल रही है, तो उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर? क्लास 1-2 सवाल मोर चलेगी भाई, धीरे धीरे हम क्लास में बढ़ा देंगे, मेरा ही गला ठीक हो जाएगा। एक स्वचालित विद्युत इस्त्री यानी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन के ताप नियतांक घटक का क्या नाम है? एक स्वचालित विद्युत इस्त्री ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन के ताप नियतांक घटक का क्या नाम है? ताप नियतांक घटक का नाम बताओ क्या है? जल्दी से बताओ भाई। ताप नियतांक घटक का मतलब है ताप को नियंत्रण करने वाला हो, और हमारे पास ऑटोमेटिक आयरन के अंदर है वो थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट द्विधात्विक पत्तियों द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है भाई? द्विधात्विक पत्तियों द्वारा। द्विधात्विक पत्तियां भी सामान्यतः कौन से काम में ली जाती है? लोहा एंड कॉन्स्टेटन। लोहा एवं कॉन्स्टेटन ये कौन से गुण पर कार्य करती है? रेखीय प्रसार पर कार्य करती है, रेखीय प्रसार पर। इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास पत्ती होती है जो फिक्स रहती है, दूसरी पत्ती इसके साथ होती है ना, वो ऐसे लगी रहती है, जो यहाँ पर कांटेक्ट बिंदु से जुड़ी रहती है। जैसे तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? ऐसे
मुड़ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्शन कट जाएगा, बंद हो जाएगा, और फिर जैसे ठंडी हो जाएगी वापस जुड़ जाएगी। इसे हम कहते हैं थर्मोस्टेट। इसे हम क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट। क्लियर। श्रेणी धारिता वोल्टमीटर का मापन कर सकता है। श्रेणी धारिता वोल्टमीटर जो होता है वो कौन से वोल्टेज का मेजरमेंट करता है। सीरीज कैपेसिटेंस होता है वो एसी वोल्टमीटर, एसी वोल्टेज मापता है भाई। एसी वोल्टेज में भी कौन सा मान मापता है, तो आप कहना आरएमएस मान। सीरीज कैपेसिटेंस कौन सा मान मापता है, एसी मान। ठीक है, तो ये हमने सवाल किए हैं। आगे के सवाल हम अगली क्लास के अंतर्गत करने वाले हैं, और तब तक मैं भी उम्मीद करता हूँ ठीक हो जाऊँ, आप भी थोड़े रेडी हो जाओ। क्लास का सिलसिला शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया है, और हम बड़ी मेहनत के साथ रेगुलर पढ़ेंगे। अब बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, अब वापस गाड़ी पटरी पे लाके बहुत तेज़ गति से दबाना है, गाड़ी को कंट्रोल में रखते हुए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। कल इवनिंग में इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपके साथ पढ़ाई के बारे में बात होगी और सवालों का सिलसिला चलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।